सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामाजिक अध्ययन विषय के सॉल्यूशन को लेकर के आए हैं। सामाजिक अध्ययन विषय में जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर आपको मिलाना है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले आप लोग के फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर का भी सोल्यूशन हमने करा दिया है। आपको उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन 1 जो है 1191 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया था कि जो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और ये पहले क्या था, ये पहले एक दास था, एक गुलाम था। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की सबसे लंबी नदी, ये भी आपको पता है। ऑप्शन दिए हुए राइन, मिसिसिपी, नील या फिर हुआंगो। राइट आंसर है ऑप्शन 3 नील नदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सुसुप्त ज्वालामुखी। तो विसुवियस और फ्यूजियामा ये दोनों है प्रसुप्त ज्वालामुखी और ये जो पोपा है ये है सुसुप्त ज्वालामुखी। और ऑप्शन 4 स्ट्रोम्बोली जो है ये है सक्रिय ज्वालामुखी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों समानता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। तो ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की या फिर ख्वाजा सलीम चिश्ती की। उम्मीद करती हूँ कि आपने राइट आंसर लगाया होगा। राइट आंसर है ऑप्शन 2 ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैंक ड्राफ्ट है साख मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा या फिर परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन 1 साख मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 8 है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था। आपको अच्छे से पता है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कई बार आक्रमण किया था। और यहाँ पर दोस्तों सोमनाथ के मंदिर पर उसका जो प्रसिद्ध आक्रमण था वो था 1025 ईस्वी में। और 1025 ईस्वी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया था कि जिस ऑप्शन में आपको 1025 ईस्वी दिखेगा आपको उसी ऑप्शन को क्लिक करना है। और आप देखिए वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था या किस शासक ने करवाया था। अकबर, शेरशाह सूरी, शेख अफगान या फिर नादिर शाह। दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड का मतलब है जो हाईवेज आजकल आपको बने हुए दिखते हैं, हाईवेज का निर्माण किसने शुरू करवाया था। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन 2 शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड निर्माण का कार्य शुरू करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक महान को या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। भारत का नेपोलियन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। आपको अच्छे से पता है कि 21% ऑक्सीजन और 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट या फिर ग्रेनाइट। दोस्तों संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट ये तीनों ही रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं, लेकिन ऑप्शन 4 जो है ग्रेनाइट ये रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन 4 ग्रेनाइट ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था। दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर या फिर लाहौर। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अश्व अक्षांश से संबंधित है 30 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश, 45 डिग्री अक्षांश या फिर 90 डिग्री अक्षांश। दोस्तों 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश होता है अश्व अक्षांश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15 है, गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी
महासागरीय धारा जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम या फिर ध्रुवीय धारा? राइट आंसर है ऑप्शन 2 महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? महासागरीय धारा है। इसके बाद यहां से अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? आपको अच्छे से पता है, बहुविकल्पी क्वेश्चंस में मैंने बहुत बार आपको बताया है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को फुल सिलेबस का पूरा फुल सिलेबस एक ही वीडियो में कवर किया था, उसमें भी बताया था कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट था वो कौन था? बृहद्रथ था। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक बाबर था। आपको पता है बाबर ने ही तुगलक वंश की नींव रखी थी। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जन्म बनारस में हुआ था या वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानें या शैलें दोनों ही 3 प्रकार की होती हैं। तो चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपको पता है कि हरित क्रांति उच्च उपज बीज आदि के माध्यम से कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि से संबंधित है, यानी कि कृषि से संबंधित है और कृषि में उपज में वृद्धि से संबंधित है और कृषि उत्पादकता में अत्यधिक उल्लेखनीय वृद्धि, या फिर ये कह सकते हैं कि फसलों की अत्यधिक उत्पादकता से भी संबंधित है हरित क्रांति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ज्वार भाटा कब आता है? तो दोस्तों आपको पता है कि प्रतिदिन 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा, यानी कि यहाँ पर आप देखिए प्रत्येक दिन 2 बार ज्वार और भाटा आते हैं। तो देखिए पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 2 बार ज्वार और भाटा आते हैं। ये घटना एक दिन में 2 बार होती है। प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया प्रतिदिन 2 बार होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। तो चलिए देखते हैं। जैवमंडल की परिभाषा में पृथ्वी का वह भाग जिसमें वर्तमान में जीवों का आवास है, यानी कि जिसमें जीव जंतु रहते हैं, जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल के अंतर्गत संपूर्ण वनस्पति जगत, प्राणी जगत, जीवाणु, विषाणु व परपोषी जीव व उनका आवास सम्मिलित है। यानी कि जैसे हमारा पूरा हमारी पृथ्वी है, इस पर जिस पर जीव जंतु रह रहे हैं, यानी कि स्थल मंडल पर रह रहे हैं, जल मंडल में भी रह रहे हैं। लेकिन स्थल की अगर मैं बात करूं, स्थल पर रहने वाले जीव जंतु, इसके अलावा जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी, चाहे वो शाकाहारी जंतु हो चाहे वो मांसाहारी जंतु हो, इन सभी को मिला करके ही हमारा पूरा जैव मंडल बनता है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो छोटे मोटे जीवाणु विषाणु हो, इन सभी से मिल करके ही हमारा जीव मंडल बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आपने इसका आंसर अच्छे से लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? आप देखिए यही सेम क्वेश्चन फिर पूछ लिया है। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं? चट्टानें या सेल दोनों एक ही होते हैं, आपको मैंने बताया भी है। और फिर देखिए फिर उसका भी आंसर सेम यही होगा। सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 26 है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 सूर्यालय क्या है पूछा है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है मिसप्रिंटिंग हो गई है। यहाँ पर सूर्य ताप क्या है ये होना चाहिए था। अगर यहाँ पर सूर्य ताप पूछा होता तो इसका आंसर यही होता कि सूर्य की किरण का वह भाग जो पृथ्वी को प्राप्त होता है वह सूर्य ताप कहलाता है। दोस्तों सूर्यालय शब्द का कोई अर्थ नहीं है, बल्कि सूर्य ताप अगर यहाँ पर होता, सूर्य ताप यानी कि सूर्य के ताप का वह भाग, सूर्य की किरण का वह भाग जो पृथ्वी पर पड़ता है वही सूर्य ताप कहलाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पर सूर्य ताप दिया होता तो जो मैंने आंसर बताया है वो सही है, लेकिन यहाँ पर सूर्यालय दिया, सूर्यालय का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। क्योंकि ये अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा तो बहुत अधिक विस्तार करने की आपको जरूरत भी नहीं थी। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपने लिख दिया है इतना कि
हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इस विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक नाम क्या था? कर्नाटक साम्राज्य था। इतना अगर आपने लिख दिया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, आपको पता है। बहुत बड़ा लिखने के चक्कर में क्या होता है, कभी-कभी क्वेश्चन छूट जाते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के लिए समय नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों, हमारे संविधान में नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं खिलजी वंश के 2 शासक, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। आपको पता है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 30 है, अस्थाई पवन किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं अस्थाई पवन किसे कहते हैं। यह पवनें क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती हैं। जो स्थायी पवनें होती हैं, यह पवनें क्षैतिज रूप से प्रवाहित होती हैं। इन पवनों का विकास अस्थायी वायुदाब पेटियों में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है। इन्हें आधारभूत पवनें भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपके सभी बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम यहाँ से लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को देखेंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 31 है, आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। मैंने आपको आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल तीनों के विषय में विस्तार से आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ आपने सही से लिखा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? तो आपको पता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 का में हमारे मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत हमें हमारे राष्ट्र का, हमारे राष्ट्र के झंडे का, हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए और हमारे देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका भी सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत में औद्योगिक विकास बहुत ही तेजी से हो रहा है, आपको भी पता है, बहुत ही तेजी से कल कारखाने लग रहे हैं, कंपनियां, फैक्ट्रियां लग रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से इसका भी आंसर लिखा होगा। दिन और रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर तो पृथ्वी घूमती है, साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी वो घूमती है। तो जिस भाग पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं पृथ्वी के, वहां पर दिन होता है और जहां पर किरणें नहीं पड़ती हैं वहां पर रात होता है। तो आपको पता है ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, अपक्षय और अपर्दन में अंतर बताइए। मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को अपक्षय और अपर्दन में अंतर बताया है। आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने इसे अच्छे से लिखा होगा। मैंने बताया था कि जब चट्टानें टूट टूट करके उसी जगह पर एकत्रित हो जाती हैं, वहां से कहीं जाती नहीं है बल्कि गिर करके वहीं पर इकट्ठी हो जाती है, तो वह अपक्षय होता है। और अपर्दन, जैसे कि बाढ़ के समय में क्या होता है, मिट्टी बह जाती है, मिट्टी का अपर्दन हो जाता है, यानी कि जो मिट्टी के कण होते हैं या फिर जो मिट्टी होती है वो एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान पर चली जाती है, वह अपर्दन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको अच्छे से पता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सियाल, सीमा, निफे, ये तीनों परतें आती हैं। इसको भी मैंने आपको बताया है। गुप्त काल की विशेषता, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहते हैं, आपको पता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल में गैसें हैं, गैसों का संगठन है, धूल के कण, ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए। उम्मीद करती हूँ उसका भी आंसर आपने अच्छे से लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मंगोल आक्रमण एवं उनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, मंगोलों ने आक्रमण किया था हमारे भारत देश पर और इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया है, और खासकर कुमार गुप्त के समय में मंगोलों के आक्रमण ज्यादा हुए थे, ये भी मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों के सामाजिक विषय के आंसर को सॉल्व करवाने की। उम्मीद करती हूँ कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया होगा। और आप लोग दोस्तों जितने भी आपके सब्जेक्ट अब तक एग्जाम हो चुके हैं, सभी का हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया है। सभी का आपको सॉल्यूशन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषयों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सभी विषयों के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, क्योंकि हमने सभी विषयों का पेपर सॉल्व करवा दिया है। और ऐसे ही लगातार आप लोगों के सभी विषयों का पेपर हम सॉल्व कराते रहेंगे। और सभी विषयों का, अभी जिन विषयों का पेपर नहीं हुआ है उनका भी हम क्लास चला रहे हैं। आप लोग उनका क्लास अच्छे से लेकर के जाइएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। तो आप प्लीज क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ आप क्लासेस को अटेंड करेंगे और सभी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल से पढ़ा है अच्छे से तो आपको भी पता है कि आपके सामाजिक विषय में कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे।
तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी विषय का फ्री पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में तो साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी सभी विषयों की लिंक। और इसके साथ ही साथ आपको टेलीग्राम की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे देते हैं। तो दोस्तों ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।